Welcome to UPSC Civil 360. बिल्कुल। Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW Only IAS. जी। इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's dive deep into the topic. आज हम भारतीय संविधान की आत्मा जी। यानी प्रियम्बल जी। या प्रस्तावना पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी जी। कि इसके हर शब्द को समझें, इसके पीछे की फिलॉसफी को जानें जी। और हाँ, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसके महत्व को एनालाइज करें। बिल्कुल। प्रियम्बल सिर्फ संविधान का एक परिचय नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये उन आदर्शों और आकांक्षाओं का सार है जिन पर हमारा राष्ट्र बना है। तो चलिए सबसे पहले प्रियम्बल के एक्चुअल टेक्स्ट से ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि शब्दों से ही तो शुरुआत होती है। संविधान की प्रस्तावना इस तरह है: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. एक एक शब्द में कितनी गहराई। और देखिए प्रियम्बल का जो आधार है वो पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे बाकी संविधान बनने के बाद लागू किया गया था। ओह, ऐसा क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये संविधान के अनुरूप है, मतलब प्रियम्बल संविधान का सार हो, उससे कुछ अलग ना हो। Got it. और इसमें अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये एक तरह से संविधान निर्माताओं के महान और उदात्त दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट करता है। राइट। लेकिन कानूनी तौर पे प्रियम्बल की कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ द प्रियम्बल इन जुरिस्प्रूडेंस। हाँ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए। पहली बात, इट प्रोवाइड्स नो गवर्नमेंटल पावर। ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी को कोई सीधी शक्ति प्रदान नहीं करता। ओके। दूसरी, इट कैन नॉट ओवरराइड प्रोविजंस। ये संविधान के स्पष्ट आर्टिकल्स को सुपरसीड नहीं कर सकता। मतलब आर्टिकल ही प्रिवेल करेगा। हाँ। तीसरी, इट्स नॉन एनफोर्सेबल। इसे अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। और चौथी बात, इसका क्लैरिफिकेशन रोल। प्रियम्बल खुद भी कई बार वेग और जनरल रहा है और अदालतों में इसकी संवैधानिक स्थिति पर बहस होती रही है। इंट्रोडक्शन में एक और महत्वपूर्ण दिन का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। हाँ, 26 नवंबर। ये हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ 1949 में संविधान को अपनाने की याद दिलाना नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी है। और इसकी घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2015 में की थी। जी, 19 नवंबर 2015 को। चलिए अब प्रियम्बल के मुख्य कंपोनेंट्स को समझते हैं। इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, ये 4 हिस्से इसका पूरा ढांचा बता देते हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका सोर्स है भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। एकदम। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। एक भारत एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक राज्य है। बिल्कुल। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके उद्देश्य हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सही। और चौथा, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949। हाँ। और इसकी फिलॉसफी, क्या इसमें किसी खास विचारधारा की झलक मिलती है? हाँ, इसकी फिलॉसफी में गांधी जी के स्वराज का विचार शामिल है, जिसमें सेल्फ रिलायंस, जस्टिस और टॉलरेंस शामिल हैं। प्रियम्बल के महत्व पर कई विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियां की हैं। हाँ, और ये कोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बेरुबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये भारतीय संविधान का सार और दर्शन है और संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। एग्जैक्टली। फिर एन पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। जैसे हमारा आईडी कार्ड हमारी पहचान बताता है। बिल्कुल। और के मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा। ये भी बहुत दिलचस्प है, एक तरह से भविष्य की कुंडली। हाँ, सर अर्नेस्ट बाकर ने इसे की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। और केशवानंद भारती केस में जस्टिस सिकरी ने इसे गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहा। चलिए अब प्रियम्बल के एक एक कीवर्ड को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये वाक्यांश इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी की अवधारणा को रेखांकित करता है, जहां नागरिक संवैधानिक अधिकार का अंतिम स्रोत है। इसके बाद पहला कीवर्ड है सॉवरेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है, किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है। बिल्कुल, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को बिना किसी हस्तक्षेप के संचालित कर सकता है। ये विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है या अपने क्षेत्र का हिस्सा दूसरे देशों को दे भी सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या यूएनओ की मेंबरशिप से इसकी सॉवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, ये एक क्लासिक डाउट है।
ये सदस्यताएं भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं करती, बल्कि ये वैश्विक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। क्लियर। अगला शब्द है सोशलिस्ट, जिसे बाद में जोड़ा गया। हाँ, सोशलिज्म एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधन मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सामूहिक रूप से या सरकार के स्वामित्व में होते हैं ओके। और सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। इसके टाइप्स भी हैं, राइट? हाँ, दो मुख्य प्रकार हैं। एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों वाली एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसे भारत ने अपनाया है। दूसरा है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो पूर्ण राष्ट्रीयकरण की वकालत करता है, जैसा कि पहले चीन में प्रचलित था। तो भारत का अप्रोच कैसा है? इंडियन अप्रोच मार्क्सिज्म और गांधीयन सिद्धांतों का एक मिश्रण है, जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता से लड़ना है। देखिए, मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का लक्ष्य एक स्टेटलेस और क्लासलेस समाज है, लेकिन उनके तरीकों में बहुत अंतर है। वो क्या? मार्क्सिज्म राज्य को उत्पीड़न का एक साधन मानता है और स्टेटलेस समाज के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति की वकालत करता है। वहीं गांधीज्म बल पर निर्भरता के कारण एक न्यूनतम राज्य का भी विरोध करता है, जो नॉन वायलेंस के विरुद्ध है। तो गांधी जी का सोल्यूशन क्या था? गांधी जी ने स्थानीय स्व सरकारों को मजबूत करने का समर्थन किया, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। और इस संविधान में इसका उल्लेख सोशलिस्ट नेचर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जैसे आर्टिकल्स 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 में पहले से ही निहित थी। हाँ, 42nd अमेंडमेंट ने इसे बस स्पष्ट रूप से प्रीएम्बल में जोड़ दिया। अब आते हैं सेक्युलर शब्द पर। भारतीय संदर्भ में सेक्युलर का अर्थ है सभी धर्मों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। इसे भी 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रीएम्बल में जोड़ा गया। भारत पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का पालन करता है, जो सभी धर्मों के लिए समान स्थिति और समर्थन पर जोर देता है। और इसकी कानूनी स्थिति क्या है? सेक्युलर स्टेट की अवधारणा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह आर्टिकल्स 25 to 28 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पहले से ही निहित था। इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के मॉडल में अंतर को समझना भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए, डेफिनेशन में इंडियन सेक्युलरिज्म सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता है, जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म चर्च और राज्य के अलगाव पर आधारित है। रोल ऑफ रिलीजन में भी फर्क है। बिल्कुल, भारत में राज्य धार्मिक गतिविधियों में सहायता कर सकता है, जबकि पश्चिम में राज्य का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। डिस्प्ले ऑफ रिलीजन के बारे में क्या? भारत में सीमित पब्लिक डिस्प्ले की स्वतंत्रता है, जबकि पश्चिम में सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शन प्रतिबंधित हैं। स्टेट इंटरवेंशन? भारत में राज्य हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, पश्चिम में कानून का उल्लंघन होने पर ही हस्तक्षेप होता है। और कोड ऑफ लॉ? भारत में धर्म के अनुसार पर्सनल लॉज हैं, पश्चिम में यूनिफॉर्म लीगल कोड है। रिलीजन एंड सोसाइटी? भारत में धर्म समाज का अभिन्न अंग है, पश्चिम में इसे एक निजी मामला माना जाता है। फोकस? भारत इंटर और इंट्रा रिलीजियस दोनों मुद्दों पर ध्यान देता है, पश्चिम मुख्य रूप से इंट्रा रिलीजियस मुद्दों पर। और राइट्स एंड इन्फ्लुएंस? भारत व्यक्ति और अल्पसंख्यक अधिकारों दोनों की रक्षा करता है, पश्चिम में समग्र स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। चलिए, अगला कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी बेसिकली नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देती है, शासकों को चुनने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की शक्ति देती है। यह पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या हैं? दो मुख्य फॉर्म्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां नागरिक सीधे शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट के माध्यम से। और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स। और भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें एक अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव है। इसकी विशेषताओं में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन शामिल हैं। राइट। हाँ, और ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस तीनों को समाहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक महत्वपूर्ण बात कही थी। हाँ, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का उद्देश्य एक एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर बनाना है, जो भारत के सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में जस्टिस सुनिश्चित करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमोक्रेसी का गुण इस तथ्य में निहित है कि ये सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को सक्रिय करता है। डेमोक्रेटिक के बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों में निहित होती है, किसी राजा में नहीं। हाँ, और पब्लिक ऑफिसेस तक सभी की समान पहुंच होती है। तो इंडियन रिपब्लिक में? इंडियन रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जैसा कि आर्टिकल 56 में कहा गया है। अब प्रियम्बल के उद्देश्यों पर आते हैं। पहला है जस्टिस। व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का विचार रशियन रेवोल्यूशन 1917 से प्रेरित है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस तीनों को मिलाता है। सोशल जस्टिस मतलब जाति, रंग, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और धन, आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। और पॉलिटिकल जस्टिस सभी को समान राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच की गारंटी देना। नालसा 2014 केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल में निहित इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस के संवैधानिक मूल्यों का उपयोग करते हुए
ट्रांसजेंडर पर्सन्स को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी। यहाँ एक PW+ बॉक्स है जो सोशल कैपिटल के बारे में बताता है। हाँ, रॉबर्ट पिटमन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया शब्द सोशल कैपिटल साझा मानदंडों, मूल्यों और समझ वाले नेटवर्क को संदर्भित करता है जो सहयोग को सुविधाजनक बनाते हैं। इसमें ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड वैल्यूज शामिल हैं। ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल से अलग है। जस्टिस के बाद है लिबर्टी। लिबर्टी का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित है। लेकिन जॉन लॉक का एक प्रसिद्ध कोट है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। मतलब कानून के बिना आजादी नहीं। हाँ, अराजकता हो जाएगी। प्रियम्बल में किस तरह की लिबर्टी की बात की गई है? ये थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। जी, इसके भी दो टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैं। नेगेटिव लिबर्टी जो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर केंद्रित है, और पॉजिटिव लिबर्टी जो व्यक्तियों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। अगला आदर्श है इक्वालिटी। इक्वालिटी का अर्थ है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर। प्रियम्बल 3 डायमेंशंस में इक्वालिटी की गारंटी देता है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सिविक इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक सुनिश्चित की गई है। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 और 326 के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39 के माध्यम से समान आजीविका का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। सबरीमाला केस प्रियम्बल के इन आदर्शों का एक ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के लिबर्टी और इक्वालिटी के आदर्शों से मार्गदर्शन लेते हुए यह स्थापित किया कि कोई भी अनुष्ठान समानता से ऊपर नहीं हो सकता। और अंतिम उद्देश्य है फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया है। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया है। प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनी होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसका जिक्र है। हाँ, आर्टिकल 51A में यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सद्भाव और समान भाईचारे को बढ़ावा दे। और नेशनल इंटीग्रेशन में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल दोनों पहलुओं को संबोधित करता है। इंटीग्रिटी शब्द बाद में जोड़ा गया था। जी, 42nd अमेंडमेंट द्वारा। एक और PW+ बॉक्स अम्बेडकर जी के फ्रेटर्निटी पर जोर देने के बारे में है। हाँ, अम्बेडकर जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी शब्द को शामिल करने पर जोर दिया था। उनका तर्क था कि लिबर्टी और इक्वालिटी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। और इन तीनों का संबंध जिसे यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा गया है। हाँ, अम्बेडकर जी के अनुसार लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित है तो ये डेमोक्रेसी के उद्देश्य को विफल कर देगा। जैसे समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। अंत में प्रियम्बल से संबंधित कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट केसेस पर नजर डालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बेरुबारी यूनियन केस 1960। इसमें SC ने माना कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन एम्बिगियस आर्टिकल्स की व्याख्या में मदद कर सकता है। फिर आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रियम्बल में स्थायी सिद्धांत हैं जो सरकार के कामकाज के लिए आवश्यक हैं। एक कदम आगे। और फिर लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस 1973। हाँ, इसमें SC ने अपना पिछला फैसला पलट दिया और कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता। और आखिर में LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें SC ने फिर से माना कि प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो आज हमने प्रियम्बल के हर पहलू को समझा, इसके शब्दों के अर्थ, इसके पीछे का दर्शन और भारतीय न्यायशास्त्र में इसका स्थान। यह वास्तव में हमारे संविधान का दर्पण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्र के संस्थापक क्या हासिल करना चाहते थे। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्रियम्बल में निहित सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के आदर्शों को आज के तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में लॉज और पॉलिसीज के माध्यम से प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार कीजिएगा।